25 अप्रैल 2015 पृथ्वी कुछ ऐसे थर्राई कि सब कुछ थम गया। कहीं सांसें थमी, कहीं जिंदा रहते हुए जिंदगी ही थम गई। महाभूकंप ने महातबाही मचाई नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक। श्वेत पत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुआ ये महाविनाश। साथ ही खतरे की आहट भी देखेंगे, जानेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ संकेत छुपे हैं। जब हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तभी दबे पांव आती है त्रासदी। हमारा बीवी और बच्चा पैदा है। पच्चीस अप्रैल शनिवार की दोपहर नेपाल में उस रोज छुट्टी का दिन था जब 1 मिनट से अधिक तक धरती ने तांडव किया था। अब तक इस त्रासदी में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों बेघर हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का आकलन है कि अभी मलबे से हजारों लाशें और निकलेंगी। मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार जाएगा। तो नेपाल के सेनाध्यक्ष ने यह आंकड़ा 15,000 के पार जाने का अनुमान लगाया है। Time is an enemy. At the same time, the lack of resources too is things that we need as well. एक तो शनिवार को आए भूकंप की दहशत लोगों के दिलों से दूर नहीं हो रही, उस पर एक के बाद एक आ रहे झटके और दहला रहे हैं। हफ्ता भर बीत चुका है, लेकिन खौफ ऐसा कि जिनके घर साबुत हैं, वो भी खुले मैदान में ही रात बिता रहे हैं। इसकी कोई निश्चित समय की मर्यादा तो नहीं है, बट कई बार देखा गया है कि ऐसे में करीब 2-3 महीने तक आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं और धीरे धीरे उसकी मैग्नीट्यूड कम होती जाती है। बट और ऐसा भी देखा गया है कई बार कि 1 साल तक भी चलते हैं। बट लोगों का जनरल ये अर्थक्वेक के बारे में मानना है कि करीब 1-2 महीने के अंदर ये सबसाइड हो जाएगा। 7.9 की तीव्रता के भूचाल में अधिकतर इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। जो बची उनकी नींव इस कदर हिल चुकी है कि छोटे से छोटा कंपन बेहद खतरनाक हो सकता है। मुश्किल ये कि आफ्टर शॉक्स की तीव्रता भी कम नहीं हो रही। ये खतरा केवल नेपाल के लिए नहीं है, क्योंकि उस रोज नेपाल थर्राया तो भारत भी कांप उठा था। दहशत की दरारें दिल्ली तक पहुंची थीं। लोग घरों दफ्तरों को छोड़कर बाहर की ओर भागे थे। बगल भी आवाज आने लगी कि भूकंप आए हुए। हम लोग सब लोग बाहर आ गए, सब लोग बाहर यहीं पे खड़े हुए। पहले झटका महसूस हुआ। हम लोग मतलब पानी रखे हुए थे, पानी देखे कि पूरा हिल रहा था। हम लोग घर से निकल गए। पलंग तक कंपन होने लगा। कल का याद आ गया, लगा कि हाँ भूकंप फिर से आया। हमने बच्चा को लिया और नीचे चली आई हम लोग। मैं कुछ काम कर रहा था, एक बार कुर्सी पूरा हिलने लगा कस करके। लगा कि कोई हिला दिया कुर्सी को। सबसे अधिक नुकसान नेपाल की सरहद से लगे राज्यों में रहा।
1934 में भी जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था तो बिहार में हजारों मौतें हुई थीं। 10,000 से अधिक लोगों की मौत उस भूकंप में हुई थी, जिनमें 7,000 के करीब बिहार के थे। इस दफा बिहार में 58 लोगों की जान चली गई, पश्चिम बंगाल में 3 और उत्तर प्रदेश में 12 मारे गए। इस दफा भूकंप का असर ऐसा हुआ है कि शनिवार से अब तक उत्तराखंड के पहाड़ों में भूस्खलन का सिलसिला थम ही नहीं रहा। कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक नेपाल में शनिवार को आए भूकंप के बाद से पिछले एक हफ्ते में 57 से ज्यादा भूकंप हिंदुस्तान को हिला चुके हैं। नेपाल के भूकंप का भारत पर असर समझने के लिए इस इलाके के भूगोल को भी समझना होगा। लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर बस एक महाद्वीप था। वक्त के साथ वो टूटता गया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका समेत सभी कॉन्टिनेंट बने। तब भारत दक्षिणी हेमिस्फीयर में एक द्वीप था, पर वो तेजी से उत्तर दिशा में एशिया की ओर बढ़ने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। जुड़ने टूटने की तमाम प्रक्रिया के बीच पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप के आकार के बराबर कई प्लेट्स होते हैं। भारत के नीचे इंडियन प्लेट है और नेपाल यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की दरार पर बसा है। 7.9 का जो ये नेपाल में अर्थक्वेक आया है, ये हिमालयन की टेक्टोनिक जोन में है, जहाँ दो प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों टकरा रही हैं। इंडियन प्लेट नीचे खिसक रही है, जिसका रेट अबाउट 45 मिलीमीटर पर ईयर है। सड़क पे दौड़ती हुई इस दरार को देख रहे हैं आप। दरअसल भूकंप की वजह से सड़क में ये दरार आई है, लेकिन पृथ्वी के सतह के बहुत नीचे इसी तरह की दरारें होती हैं। वैज्ञानिक भाषा में उन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है। नेपाल एक ऐसे ही फॉल्ट लाइन पर बसा हुआ है। भूकंप के दौरान जब इस तरह की दरारें बनती हैं, तो धरती के कोर से निकलने वाली ऊर्जा आंखों से दिखती है। ये जब फटी थी, ये रोड सड़क फट गई थी, उसके बाद तो आप लोग सवेरे जब देखा होगा आपने, 11:58 का समय था जब हम ऊपर थे। ऊपर से थोड़ी सी धक्का महसूस करने के बाद नीचे आ गए। नीचे आकर जब देख रहे थे तो दूध उबलने की तरह ये उबल रही थी, एकदम आंखों के सामने हुई है। दूध जैसे उबलता है ना, वैसे ये उबल रहा है। भूकंप के खतरे के हिसाब से नेपाल बारूद के ढेर से कम नहीं है और नेपाल में किसी भी तबाही का सीधा प्रभाव भारत पर होना लाजमी है। भारतीय उपमहाद्वीप प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर के हिसाब से लगातार उत्तर की ओर दबाव बना रहा है। ये दबाव तिब्बत को ऊंचाई में उत्तर की ओर धकेल रहा है और भारत उसके नीचे खिसक रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर की ओर खिसकना एशिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला चूंकि अर्धगोलाकार है, इस घर्षण से पैदा हो रही ऊर्जा 8 से अधिक की तीव्रता के भूकंप का खतरा पैदा कर रही है। भूकंप की सबसे भयावह बात यह है कि इसके सटीक पूर्वानुमान का कोई तरीका ही नहीं है, न ही इसे रोकने या मोड़ने का कोई रास्ता है। तमाम शोध और वैज्ञानिक दावों के बीच दुनिया के बड़े से बड़े देश में धरती की हलचल के आगे सब लाचार हो जाते हैं। प्रेडिक्शन का फायदा तब तक नहीं है जब तक कि आप एग्जैक्टली बता सके कि अर्थक्वेक इतने बजे आएगा। वो अभी की साइंस अवेलेबल नहीं है उसमें, और शायद वो अभी 15, 20, 25 साल तक मुझे लगता नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हम किस स्टेज में हैं कि भूकंप को प्रेडिक्शन करने के लिए किस बेसिस पे करें, क्या पैरामीटर पे करें, वही हम खोज रहे हैं। अभी उसी की तलाश जारी है। तो फिर क्या शहरों और महानगरों के ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहते हुए, बहुमंजिला इमारतों में, दफ्तरों और स्कूलों में हम कहीं भी महफूज नहीं हैं? ये सवाल डराने वाला है। इसीलिए हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की
कि क्या भूकंप से कोई बचाव है, और अगर हां तो क्या एहतियात और सावधानी से विनाशकारी भूकंप से बचा जा सकता है? गगनचुंबी इमारतों के टॉप फ्लोर पर फंसे होकर क्या बच निकलना संभव है? आप सीढ़ी से ना जाए कहीं, ना लिफ्ट यूज कर सकते हैं। कम से कम लिफ्ट और सीढ़ी का जो मेन जो ओपन स्पेस है उसमें एक ऐसा स्टील का फ्रेम क्या ऐसे रेट्रोफिटिंग टाइप का कुछ पार्शियली कर दें, तब उनको हम दवा के साथ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कुछ भी हो जाए आप इसमें नीचे आकर के खड़ा हो जाए। आज हिंदुस्तान ने नेपाल में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन मैत्री के तहत जो काम किया है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें नेपाली एजेंसियों के साथ तैनात हैं। दरअसल भूकंप के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ा दिया था। नेपाल पर क्या बीतती होगी, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे नेपाल के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान आपके दुख में आपके साथ है। तत्काल मदद के लिए चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में मुसीबत आई है वहां भी और नेपाल में भी सहाय पहुंचाना प्रारंभ कर दिया है। वहां पर कोऑर्डिनेशन के लिए भी टीम पहुंच चुकी है और अन्य क्या क्या सुविधाएं और भेजी जा सकती हैं, इसके संबंध में भी हम लोगों ने फैसला किया है। लेकिन नेपाल की मदद में जुटी भारतीय एजेंसियां अपनी जमीन पर किसी ऐसे हादसे से निपटने में खुद कितनी सक्षम हैं? आपदा के रियलिटी टेस्ट में क्या रहा नतीजा? साथ ही शहरों में बहुमंजिला घरों में रहने वाले लोग भूकंप की स्थिति में क्या कर सकते हैं? इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि नेपाल के भूकंप से कैसे बदल गया भूगोल। नेपाल में जो भूकंप आया उसका केंद्र धरती की सतह के बहुत ज्यादा नीचे नहीं था। इसे एक शैलो अर्थक्वेक कहा गया। इसी वजह से तबाही इतनी ज्यादा हुई और आफ्टरशॉक्स इतने ज्यादा आते रहे। ये तो वो तस्वीर है जो आंखों से दिख रही है। नेपाल की जो तस्वीर मानचित्र पर मौजूद है, इस भूकंप में वो भी बदल गई। बदल गया है नेपाल का नक्शा और साथ ही हिंदुस्तान का भी। अगर हम देखें पूरे हिमालयाज में तो 2500 किलोमीटर में ये बार बार नीचे खसकती है और इस बार ये 7.9 मैग्नीट्यूड से खसकी है। एक मैग्नीट्यूड में करीब 5 से 8 मीटर तक ये खसक जाती है। बात सिर्फ एक शहर के खिसकने की नहीं है, समूचा नेपाल भारत की ओर 4 मीटर खिसक आया है और भारत के कई हिस्से 4 मीटर नेपाल के नीचे दब गए हैं। जियो साइंस रिसर्च संस्था यूनेस्को ने इसकी तस्दीक की है। हालांकि राजनीतिक मानचित्र में इसके हिसाब से अभी बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सोच ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पांव तले जमीन खिसकना अब एक जुमला नहीं रह गया। नेपाल में आए महाभूकंप के बाद तो हिमालय के नीचे की जमीन भी खिसक गई। माउंट एवरेस्ट अभी भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर भूकंप में उसकी ऊंचाई 1 इंच कम हो गई है। माउंट एवरेस्ट पर इस भूकंप के बाद हुए भूस्खलन की ये डरावनी तस्वीर दिखाती है कि धरती के नीचे की हलचल का कैसा असर यहाँ हुआ था। भूकंप के बाद हुए अध्ययन इस बात को साबित करते हैं कि जहां एक ओर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई घटी है, काठमांडू के आसपास के कई इलाकों की ऊंचाई 3 फीट तक बढ़ गई है। ये दायरा 75 मील की दूरी में फैला हुआ है। सब जमीन बैठ गया 4.5 फीट। ये लेवल जो है ना रास्ता का भी, इधर तो पूरा मकान हो, तो 2-4 मकान सब नीचे धंस गया है। सब देखा कि बाइक इधर गिर रहे हैं, इधर रोड पर चलते चलते बाइक गिर रहे हैं, गाड़ी ठोक रहे हैं। भूकंप से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों की तुलना के आधार पर यूरोप के रेडार सेंटिनल-1 ने यह नतीजा दिया है। महीनों से भूवैज्ञानिक
भूकंप की आशंका जता रहे थे। उपमहाद्वीप में हो रही भौगोलिक गतिविधि को देखते हुए इससे भी भयंकर परिणाम का डर था। हालांकि इस भूकंप के बाद भूवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि खतरे का ये अंत नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 10,000 लोग भूकंप की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। भारत में 1990 से 2006 के बीच 6 बड़े भूकंप आए। इनमें 23,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। निकट भविष्य में भी पूर्वानुमान अच्छा नहीं है, तैयारी की दरकार है। क्या इस भूकंप में छिपी है आने वाले खतरे की आहट? आप देखते रहिए आज तक।